हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। ये अध्याय भी आपका नागरिक शास्त्र से ही है और अध्याय 4, जिसमें मेनली या मुख्यतः हमें जाति, धर्म और लैंगिक मसलों पर बात करनी है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, मुख्य प्रश्न, उन्हें इस क्वेश्चन बैंक से हम देखेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला अपना प्रश्न। ठीक, देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं है, उनकी स्थिति बराबर नहीं है। वह चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, यानी उनका जो काम करने का आपका तरीका या फिर काम करने के लिए उन्हें जो आज़ादी है वह भी बराबरी रूप से नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा का अधिकार उन्हें बराबर रूप से नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि महिलाओं के साथ में एक भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। लेकिन इस भेदभाव के व्यवहार को दूर करने के लिए कुछ आंदोलन किए जाते हैं और वो आंदोलन इस उद्देश्य के साथ किए जाते हैं कि महिलाओं को समाज में बराबरी मिले। तो ऐसे आंदोलनों को हम क्या कहते हैं, जो ये बात करें कि महिलाओं को समाज में बराबरी देनी चाहिए। क्या ऐसे आंदोलनों को हम महिला मुक्ति आंदोलन कहते हैं या नारीवादी आंदोलन कहते हैं, स्त्री शक्ति आंदोलन कहते हैं, या इन तीनों में से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इस ऊपर के जो वाक्य लिखा गया है उसकी व्याख्या करता हो। ठीक, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जैसे हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होता है, राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम, और हम क्या चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो, हमारे राष्ट्र में किसी की भी सत्ता, मतलब हम किसी की सत्ता के अधीन ना हो, हमारे राष्ट्र की अपनी अलग पहचान हो। जब इस बात को लेकर के हम आंदोलन करते हैं अपने राष्ट्र की पहचान के लिए, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम विद्रोह करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन। लेकिन वहीं जब हम ये बात करें कि महिलाओं को समाज में बराबरी मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी समानता का अधिकार होना चाहिए, जब हमारे आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य हो, तो ऐसे आंदोलन को क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक, समझ में आया। आगे चलें। महिला मुक्ति आंदोलन, देखिए वो आंदोलन होगा जिसमें महिलाओं को मुक्त कराने की बात की जाती है। ठीक है, महिलाओं को मुक्त कराने की, यानी बंधनों से मुक्त कराने की जब बात की जाती है, महिलाओं को जब बंधनों से मुक्त कराने की, बहुत पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में घिरे रहने वाली महिलाओं को जब मुक्त कराने की बात की जाती है, तब हम बात कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं महिला मुक्ति आंदोलन। ठीक, समझ में आया। आगे चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, या इंग्लिश में हम इसे अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं सेक्युलर। ठीक, धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेक्युलर राज्य में क्या होता है, जो धर्मनिरपेक्ष है, इस शब्द का आखिर में मतलब क्या है, क्या मतलब होता है अगर कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष है। उदाहरण भारत, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या इसका मतलब धर्म का कोई स्थान नहीं, वह राज्य जहाँ पर धर्म का कोई स्थान नहीं होता, क्या वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? नहीं। क्या जिसका एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास हो, ऐसा राज्य या ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसका एक राष्ट्र और एक धर्म में, यानी भारत एक राष्ट्र है और उसका कोई एक धर्म हो, क्या उसमें विश्वास हो, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है? या फिर केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को जहाँ पर मान्यता मिली हो, जैसे कि श्रीलंका,
जहाँ पर सिंहली जो थे उनका धर्म था बौद्ध और उसे ही वहाँ पर मान्यता मिली थी। तो क्या श्रीलंका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? नहीं, श्रीलंका भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है जहाँ सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। जैसे कि भारत में आप किसी भी धर्म से क्यों ना आते हो, आप हिंदू हो, आप बौद्ध हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आपके साथ में समानता का व्यवहार किया जाएगा। हिंदू के बच्चे को ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, कुछ अतिरिक्त चीज़ें मिलेंगी, या फिर हिंदू परिवारों को कुछ अतिरिक्त भोजन मिलेगा, अतिरिक्त अनाज मिलेगा, अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कभी नहीं करती सरकारें। सभी को धर्म से परे समान अधिकार हैं, सभी को धर्म से परे समान सुविधाएं दी जाती हैं, समान तरीके की जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो सबके लिए चलाई जाती हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है जहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। उनके लिए इंसान का महत्व है, उसके धर्म का नहीं। किसके लिए काम करते हैं? इंसान के लिए, उसके धर्म के लिए नहीं कार्य करते। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य जहाँ पे सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत कैसा राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, सेक्युलर देश है। ठीक, चलो आगे चलें। आगे हमसे प्रश्न पूछा गया है कि श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है? श्रम यानी कि काम का क्या कर रहा है? लैंगिक विभाजन कर दिया। अब इससे आप क्या समझते हो? काम का लैंगिक विभाजन करने से आप क्या समझते हैं वह आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो आपका श्रम तो काम हो गया, किसी भी तरीके का काम, जो भी चाहे आपका कोई भी काम हो वो काम हो गया श्रम। और लैंगिक विभाजन यानी कि लिंग के आधार पर वर्गीकरण, लिंग के आधार पर बांटना, वो हो गया आपका लैंगिक विभाजन। अब देखें इससे हम क्या समझते हैं या इसका मतलब क्या होता है। देखिए, काम के बंटवारे का वह तरीका, यानी जो श्रम है या कार्य है उसके बंटवारे का वह तरीका जो लिंग पर आधारित हो, यानी कि ये कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, सिर्फ खाना बनाएंगी, कपड़े धोएंगी, बर्तन धोएंगी, और पुरुष जो होंगे वो पैसा कमा कर लाएंगे। कर तो दोनों काम ही रहे हैं। पुरुष बाहर जाकर के काम करते हैं, बाहर जाकर के मेहनत करते हैं, और महिलाएं घर पे मेहनत करती हैं, विभिन्न अलग अलग कार्य करती हैं। पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन लिंग के आधार पर इसका विभाजन कर दिया कि जो महिलाएं होंगी वह क्या कार्य करेंगी? घर के कार्य करेंगी, लेकिन जो पुरुष होंगे वो बाहर बाजार जाकर सब्जी लेकर आएंगे, बाजार से सामान खरीद के लाएंगे और बाहर जाकर के काम करेंगे, खेतों पर काम करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? श्रम के आधार पर, मतलब श्रम का लैंगिक विभाजन। लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष के बीच में लिंग के आधार पर हमने क्या कर दिया? उनके कामों का बंटवारा कर दिया। तब इसे क्या कहते हैं? श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, जैसे काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें या महिलाएं करती हैं या अपनी देखरेख में काम कराती हैं, तथा बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। ठीक, यानी काम क्या हुआ? लिंग के आधार पर बट गया। पुरुष जो हैं वो बाहर के काम देखेंगे, महिलाएं जो हैं वो क्या करेंगी? घर के जो भी काम हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। तो लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन कर दिया गया। ठीक, तब हम उसे क्या कहते हैं? श्रम का लैंगिक विभाजन। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। इसके हमें दो कारण बताने हैं। पहली बात तो लोकतंत्र और लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है।
उसके हमें कोई दो कारण बताने हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, उसके क्या प्रमुख दो कारण हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है सभी की सरकार। कल के लेक्चर में भी हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार और जनता के लिए ही सरकार, जिसमें सबकी क्या हो? सबकी भागीदारी हो। ऐसा शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के हर व्यक्ति की या पूरी संपूर्ण जनता की भागीदारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब जातिवाद क्या होता है? जैसे जातिवाद होता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अपने आप को अच्छा बताना। जैसे हिंदू धर्म के जो लोग, जाति यहाँ पर जैसे कि लें ब्राह्मण जाति, जैसे कि आपकी वैश्य जाति, वो अपनी जाति के आधार पर ये कहें कि जो वैश्य होते हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं वो तीनों वर्णों से, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों से श्रेष्ठ होते हैं। अगर इस तरीके की बात कही जाती है, इस तरीके की विचारधारा होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? जातिवाद। क्या है वहाँ पर? जातिवाद है। जैसे हम अक्सर देखते भी हैं ना, कोई इलाका, कहीं पर कोई इलाका होता है, जैसे कोई क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? त्यागी ही रहते हैं। मान लेते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा त्यागी रहते हैं, सबसे ज़्यादा गुज्जर रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो त्यागियों का इलाका है, यानी वहाँ पर क्या है? त्यागीवाद बहुत है, ब्राह्मणवाद बहुत है। तो एक जाति को लेकर के वो लोग क्या कहते हैं? अपने आप को सभी जातियों से श्रेष्ठ बताते हैं और क्या चाहते हैं कि हम जो सत्ता है उस पर सिर्फ हम ही काबिज रहें, या सारी जो सत्ता है वह हमारे अनुसार ही चले, तब इसे हम क्या कहते हैं? जातिवाद कहते हैं। ऐसी विचारधारा को, ऐसी सोच को क्या कहेंगे? जातिवाद कहेंगे, जहाँ पर एक जाति अपने आप को श्रेष्ठ बताती है और चाहती है कि जो सत्ता है या जो शासन है वह उसी के ही नियम कानून से चले, या फिर सत्ता में, शासन में उसका प्रभावीपन रहे, उसकी प्रभाविता रहे, तब हम उसे कहते हैं जातिवाद। अब हमसे ये कहा गया है कि भाई ये बताइए कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद कैसे घातक है, यानी ये जो जातिवाद की भावना है, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने की जो भावना है, वह कैसे लोकतंत्र के लिए खराब है, लोकतंत्र को वह कैसे बुरा, मतलब लोकतंत्र को वो कैसे खराब करती है या किस तरीके से प्रभावित करती है, ये हमसे पूछा गया है। कारण बताने हैं दो। अब देखो, पहला कारण, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। कभी भी लोकतंत्र, या आप कहें कि जो जनता के द्वारा शासन है, जनता के द्वारा शासन, जनता का शासन, जो लोकतंत्र है वह कब मजबूत होगा? जब एकता होगी। एकता होगी जब जितनी सारी जनता है, जितने सारे लोग जो शासन में आए हैं, उनका एक मत होगा। सब क्या कहेंगे? एक ही बात को जब सब कहेंगे, जब सब में एकता होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जातिवाद में क्या हो जाता है? जातिवाद जनता को छोटे छोटे अंगों में बांट देता है, छोटे छोटे समूहों में बांट देता है। अब जैसे हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, 1.25 करोड़ में कितनी सारी जातियाँ हैं? तो ब्राह्मण कहेंगे कि भाई जो हमारा अयोध्या का मंदिर है वो बनना चाहिए। वहीं जो ईसाई होंगे वो क्या कहेंगे? अगर जातिवाद होगा तो ईसाई क्या कहेंगे कि नहीं, उसकी बजाय हमारा चर्च बनना चाहिए। वहीं जो सिख होंगे वो क्या कहेंगे कि भैया ये दोनों अगर बन रहे हैं तो हमारा गुरुद्वारा भी बनना चाहिए। और वहीं पर एक और जाति अगर आ गई, ये तो धर्म की बात, एक और जाति जैसे कि आपकी त्यागी आ गए, या जैसे आपके मान लीजिए कोई भी एक और जाति आपकी आ गई, अभी मुझे एकदम से ध्यान नहीं, कोई और जाति अगर आ गई और उन्होंने कहा कि हमारा ये बनना चाहिए, जैसे दलित आ गए अगर मान लीजिए, उन्होंने कहा कि हमारा तो अंबेडकर जी का भवन बनना चाहिए, उनका मंदिर बनना चाहिए, तो क्या हुआ?
देश का जो संसाधन था, देश के जो पैसे थे, वो विभिन्न विभिन्न जातियों की मांगों पर क्या हो गए, बट गए। उनकी मांगों की वजह से पैसा क्या हुआ, बट गया। अब जब अगर सारे लोग एक होते, जातिवाद नहीं होता, सारे लोग एक होते, तो ये जो पैसा था ये नहीं बटता, किसी एक ही अच्छे काम में लगता। मान लो अगर सारे लोग एक होते, कोई जातिवाद नहीं होता, सब मिलके कहते कि भैया एक स्कूल बना लो, उसमें तुम्हारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, देश का विकास होगा, तो लोकतंत्र क्या होता, मजबूत होता। लोकतंत्र आपका मजबूत होता, उसकी जो आधार है उसको वजन मिलता। लेकिन क्योंकि जातिवाद था, इसलिए क्या हुआ, सबने अलग अलग अपनी मांगें रखी और देश के जो संसाधन थे उनका बंटवारा हो गया। जब देश के संसाधन का बंटवारा हो गया तो विकास कहाँ से होगा, जब विकास नहीं हुआ तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। ठीक, सबकी अपनी अलग अलग मांगें हैं, सब में टकराव है, सब में एकता नहीं है, तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। तो इसका मतलब पहला क्या हुआ कि जातिवाद देश के विभिन्न जाति समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता खतरा बन जाती है। ठीक है। दूसरा, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब देखिए, अलग अलग अगर जातियां ना होती, जैसे कुर्मी जाति है, एक मिलती है कुर्मी जाति है आपकी, और भी बहुत सारी आपकी यादव हो गए, यादव होते हैं, ये जाति होती है, तो क्या होता है, जैसे जाट क्या करते हैं, आरक्षण की मांग करते हैं। ठीक, आरक्षण की मांग करते हैं तो जो उस इलाके का नेता होता है, विधायक होगा, सांसद होगा, वो क्या कहेगा, अपने वोट ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए कहेगा ठीक है हम तुम्हें क्या दिलवा देंगे, आरक्षण दिलवा देंगे, अब की बार बस सरकार में आने दो, तुम्हें आरक्षण मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, इस जातिवाद को और बढ़ा देता है, इस जातिवाद को और बढ़ा देता है। कौन ज़्यादा बढ़ा देता है, राजनीतिकरण हो जाता है जातिवाद का, तो जिसकी वजह से लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कमज़ोर होता है। अब देखो, आज मांग की जाटों ने, आरक्षण हमें चाहिए, उन्होंने मांगा, उनको वोट देने थे, उन्होंने वोट दे दिया, उनका सांसद, उनका विधायक आ गया, पहुंच गया सदन में। ठीक है। अब अगले 4-5 साल के बाद यादव मांग करने लगेंगे कि हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमें आरक्षण देंगे। तो अब लोकतंत्र जो था वो आपका सच्चा लोकतंत्र कहाँ रह गया। लोग तो लाभ के लिए, लालच के लिए क्या कर रहे हैं, एक जाति अपना ही हित साधने के लिए क्या कर रही है, वोट दे रही है। तो लोकतंत्र में जब तक सही तरीके से मत नहीं दिया जाएगा तब तक लोकतंत्र कमज़ोर रहता है, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और लोकतंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जातिवाद की वजह से जो राजनीतिक लोग हैं या जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और मतों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र मजबूत नहीं होके कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। तो समझ में आया दो बातें कि कैसे लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। पहला, एक तो जातिवाद से विभिन्न जाति समूहों में संघर्ष होता है, उनमें टकराव आता है, तो जब टकराव आता है तो एकता कहीं ना कहीं टूटती है और जहाँ एकता टूटी वहीं लोकतंत्र क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा, ये जो जातिवाद है इसका इस्तेमाल राजनीतिज्ञ करते हैं, इसका इस्तेमाल राजनीति करने के लिए किया जाता है, जिस वजह से राजनीति में आप कहिए कि सही राजनीति नहीं रह जाती, राजनीति भ्रष्ट हो जाती है और जब राजनीति भ्रष्ट हो जाती है तो लोकतंत्र प्रभावित होता है। ठीक, दोनों समझ में आए होंगे। इस तरीके से ये दो कारण हैं जिनकी वजह से जातिवाद जो है वह लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं या उससे क्या तात्पर्य है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब देखो यहाँ पर 3 शब्द हैं, हम तोड़ेंगे इसको।
पहला है सार्वभौमिक यानी सबके लिए, वयस्क यानी जो लोग वयस्क हैं, जिनकी उम्र यानी जो किस श्रेणी में आते हैं, वयस्कों की श्रेणी में आते हैं, बच्चे नहीं हैं हम, यानी 18 साल से ज़्यादा जिनकी आयु है। अगर भारत की बात करेंगे तो जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा होती है वे वयस्क कहलाते हैं। और मताधिकार का मतलब मत का अधिकार यानी वोटिंग का राइट। तो यहीं से हमें समझ में आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्कों के लिए मत का अधिकार है, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है, यानी जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो वयस्क है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, उसे मत देने का अधिकार है, वह वोट करने का अधिकार रखता है। और इसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक, ये हुई आपकी इसकी पूरी परिभाषा। अब देख लो, किसी भी देश में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक असमानता के आधार पर वोट डालने का अधिकार रखते हैं। इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, बस। उसके बाद 18 वर्ष से ज़्यादा होने के बाद जैसे ही आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है, आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी आप एरिया के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप वोटिंग दे सकते हैं या आप मत दे सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार कहते हैं। और ये चीज़ ब्रिटिशर्स के टाइम पर नहीं थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर पहली बात तो महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। और शुरू में जब ब्रिटिशर्स आए थे तब सारे लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, यानी पुरुषों में भी सिर्फ जिनकी आय ज़्यादा थी उन्हें मत देने का अधिकार था। तो ब्रिटिशर्स के समय पर या जो हम जब उपनिवेश थे उस समय पर हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं मिला हुआ था। आज़ादी के बाद हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल गया। ठीक, तो इसका आशय क्या है। और देखिए अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं और ज़्यादातर जो ये आपके खाड़ी देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का इलाका हो गया या फिर आपका ये सीरिया वगैरह का इलाका हो गया, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है। वहाँ पे अभी भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक, तो बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है, लेकिन भारत में है। होता क्या है, ये जितने भी वयस्क हैं उन्हें क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा, चाहे उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी मतलब संप्रदाय, उनकी भाषा कुछ भी हो, वो मत दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चले, समझ में आ गया होगा। चलो, अब पूछा गया है हमसे कि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। जो दल, जैसे उदाहरण के लिए ले रही हूँ सिर्फ मैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक दल है, एक राजनीतिक दल है। अब ये क्या है, सत्ता में है इस समय, यहाँ उसकी सत्ता है, उसके प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि अगर सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है, अगर वो ऐसा मानने लगे कि कोई हिंदू धर्म है जिसके जो आधार में हो इनके शासन के, तब क्या होगा या उसके क्या हानि होगी अगर ऐसा माना जाए तो। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ तो शासन का आधार क्या है, संविधान है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा संविधान बना है, वही हमारे शासन का आधार है, धर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें स्थिति दी गई है कि अगर धर्म शासन का आधार हो तो क्या हो सकता है।
ठीक है, क्या दुष्प्रभाव उसके हो सकते हैं। तो पहला क्या होगा भाई, सांप्रदायिक राजनीति बढ़ावा मिलेगा, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण श्रीलंका, क्या हुआ था श्रीलंका में? श्रीलंका में जो सिंहली थे, ठीक है, वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और वहाँ पर बौद्ध धर्म को ही शासन का आधार माना जा रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ, सांप्रदायिकता क्या हुई वहाँ पर बढ़की। जो दूसरे धर्म के लोग होंगे, जैसे अगर हमारे यहाँ ही ऐसा हो जाए कि हिंदू धर्म को शासन का आधार मान लिया जाए, जैसा हिंदू धर्म में लिखा है उसी तरीके के नियम बने, उसी तरीके के कानून बने, तो जो हमारे यहाँ दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं उन्हें महसूस होगा कि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, उनके धर्म को मान्यता नहीं दी जा रही, उनके धर्म की पहचान नहीं हो पा रही। तो इससे क्या होगा, वो अपनापन फील नहीं करेंगे, अपनापन महसूस नहीं करेंगे और उनके अंदर विरोध की भावना जन्मेगी। विरोध किस आधार पर? धर्म के आधार पर। और जब धर्म के आधार पर विरोध होता है तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक। जैसे दंगे जो हो जाते हैं, हम कहते क्या है, सांप्रदायिक दंगे हो गए। हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं वो क्या हो गए, भड़क गए, तो वो क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जब हिंदू कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ, मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ। हिंदू कहते हैं तुमने हमारे एक हिंदू को मारा, हम तुम्हारे 10 मुसलमानों को मारेंगे। फिर मुसलमान भी कहते हैं ठीक है, तुमने हमारे 10 को मारा, हम तुम्हारे 20 को मारेंगे। तो ये कड़ी जो है ये चलती रहती है और सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो भड़कते रहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। तो अगर धर्म के आधार पर शासन होगा तो फिर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, यानी सांप्रदायिकता फैलेगी। दूसरा, बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ क्या होगा कि जो बहुसंख्यक हैं, जैसे कि हम अगर हिंदू बहुल राष्ट्र है नेपाल, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं और दूसरे जो रिलीजन हैं, दूसरे जो धर्म हैं वह कम हैं, ठीक, तो क्या होगा कि हिंदू अपनी अपनी चलाएंगे, बहुसंख्यकवाद आएगा और वहीं पर जो और दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपनी अपनी पब्लिक जो है, अपने अपने लोग जो हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे। यानी कि बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद में देश जो होगा वो बट जाएगा। एक विचारधारा ऐसी चल पड़ेगी जो ज़्यादा धर्म, जिनका धर्म, ऐसे लोग जिनका सबका धर्म एक सा है वो लोग ज़्यादा हैं, उनकी चल पड़ेगी, और दूसरी तरफ जिनके साथ में भेदभाव हो रहा है, जो अपनापन महसूस नहीं कर रहे हैं, एक विचारधारा उनकी चल पड़ेगी। तो क्या होगा, देश बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा देश में। तो दो क्या हानि होंगी उससे, एक तो सांप्रदायिकता भड़केगी, सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे, और दूसरा बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। यानी आने वाले समय में अगर यही स्थिति जारी रही, यानी अगर ये जो धर्म के आधार पर शासन है, अगर किसी राष्ट्र में यह जारी रहेगा तो देश दो टुकड़ों में बंट जाएगा, जैसा कि भारत के साथ में हुआ। क्या हुआ था, भारत के साथ में भारत और पाकिस्तान अलग अलग बट गए। क्यों बट गए? क्योंकि एक धर्म बहुसंख्यकवाद अपना और एक अल्पसंख्यकवाद, उससे क्या हुआ, देश दो टुकड़ों में बट गया। तो यानी हानि क्या होगी, अगर धर्म के आधार पर शासन होगा तो हानि, ये दोनों आपकी हानियाँ होंगी। ठीक, आगे चले, समझ में आ गया। देखिए, इसके साथ साथ जो मतलब चीज़ें मैं समझा रही हूँ, जो पीछे का पूरा आपका कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलिएगा, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे जब प्रश्न आएगा तो आप उसे अपनी भाषा में आराम से लिख पाएंगे। हमें एक एक प्रश्न को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ समझ के अगर इसको पढ़ोगे तो, ठीक है। बिल्कुल आपका विज्ञान के जैसा विषय बन जाता है ये भी, अगर समझ के पढ़ते हैं तो।